हर पुलिस स्टेशन में एक जगह होती है जहां अनसुलझे केसेस की अधूरी दास्तानें फाइल की जाती हैं। मर्डर, चोरी, अपहरण और कई अनसॉल्व्ड केसेस इन फाइलों में पड़े रहते हैं, कभी दिनों तक, कभी महीनों तक, तो कभी सालों तक। बंद मुट्ठी की लकीरों की तरह होते हैं ये अनसॉल्व्ड केसेस। लेकिन ये फाइलों वाली जगह कब्रिस्तान कतई नहीं है। ये महज एक वेटिंग रूम है जहां न्याय इंतजार करता है कि कब कोई सुरागों वाली ट्रेन आए और कब कोई केस उस पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, जो न्यायालय की दहलीज है। हम तकदीर और किस्मत पर भरोसा करने की हिमायत तो नहीं करते, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बंद मुट्ठियों के खुलने में सारी कायनात साजिश करती है। मोहित, आज फिर काम पे नहीं जाएगा क्या? मोहित, ए मोहित, अरे 8 बज गए, तेरे लिए पानी गर्म करके रखा है, चाय पी ले, नहा धो के तैयार हो जा, तब तक तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। उठ उठ। अरे आई, तबीयत ठीक नहीं है। अरे 3 दिन से तू काम पे नहीं गया है, तेरी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास होके आना। अरे आई, खाली सर में दर्द है, सोऊंगा ठीक हो जाएगा। चाय तो पी ले बेटा। चाय गरम करके पी लूंगा बाद में, तू जा ना। ये रे तेरा फोन है। फिर से काट दिया यार। अरे मेरी कल रात बात हुई उससे, मैं बोला चल कल शिरडी चलते हैं, बोला नहीं, तब भी डाउन है। डाउन है तो डाउन है, अभी क्या बोलूं? अरे पन उसकी आवाज़ से लगा नहीं ना भाई कि डाउन है। बस आगे चल। साहब कुल मिला के 7 से 8 लाख का माल था, सारा लूट के चले गए। साहब कुछ दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड को गन दिलवाई थी, जो लुटेरे अपने साथ लेकर गए, और तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड अब हॉस्पिटल में। साहब इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता था? सीसीटीवी लगवा सकते थे। साहब वो भी लगाने ही वाला था कि क्यों नहीं लगाया? चोरी होने का इंतजार कर रहे थे या मुहूर्त ढूंढ रहे थे? ब्लड में क्लोरोफॉर्म के काफ़ी हाई ट्रेसेस मिले हैं इंस्पेक्टर। कब बात कर सकते हैं उससे? हम बस उसे 1 आध घंटे में डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप उससे बात कर सकते हैं। उसे डिस्चार्ज मत दीजिए, मैं अपना कांस्टेबल भेज रहा हूँ, उसके हवाले कर दीजिए उस सिक्योरिटी गार्ड। सर, ये सिक्योरिटी गार्ड विष्णु गदा, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, इससे पूछताछ भी काफ़ी अच्छे से की गई है, लेकिन लग नहीं रहा इस रॉबरी में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, फिर भी चांस मत लो, थोड़ा और खंगालो उससे, डबल चेक करो। सर वैसे उसका कहना है कि हमला उसके पीछे से हुआ था, वो देख नहीं पाया कितने आदमी थे। दुकान में सीसीटीवी नहीं है, ये बात ये लुटेरे अच्छे से जानते थे, बड़ी सफाई से काम किया है, मतलब ये नई गैंग तो हो ही नहीं सकती। सर अगर पुरानी गैंग है तो शायद हिस्ट्री शीटर्स कुछ बता पाएंगे। सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और खबरियों को काम पर लगा दो। आज एक छोटी सी दुकान लूटी है, पता नहीं ये गैंग आगे क्या प्लान कर रही है। एक रोजमर्रा का केस था, एक गहनों की दुकान लूटी गई थी और चोर के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने रूटीन तौर पर खबरियों का नेटवर्क एक्टिवेट करवा दिया और इस कारण जो खबर पुलिस के पास आई उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए।
रख दे। क्या जासूसी कर रही है? मेरा फोन नहीं उठाती, एसएमएस का जवाब नहीं देती, बात क्या है? साफ साफ बोलना, है क्या तेरे दिल में? मेरे दिल में अब कुछ नहीं है, तू तो बिल्कुल भी नहीं। जी बोलिए, क्या दिखाऊं? वो सोने का भाव क्या है आज? 24,730 पर 10 ग्राम। खरीदना है या बेचना है? बेचना है, लेकिन मेकिंग पर कितना काटोगे आप? माल लाए हो, हम देख के ही बता सकेंगे। नहीं, माल तो नहीं लाया। तो ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। साहब, एक हफ्ते में 5 अलग अलग दुकानों में सोने का भाव पूछा है उसने। उसकी कुंडली बता। नाम है विनय सिंह। इधर भाविका कॉलोनी है टिटवाला में, वहाँ पर रहता है। नाके के पास एक चिब्बर स्टील फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करता है। और अभी भी एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसेला है। साहब, क्या हुआ साहब? क्या बात है? विनय सिंह, सोना बेचना चाहते हो? हाँ साहब, वो मैं ऐसे ही सोने का भाव जान रहा था साहब। क्यों जान रहा था? ये बताने के लिए भाव खाएगा ना तो बहुत मार खाएगा। क्यों साहब, सोने का भाव जानना कोई गुनाह है साहब? बिल्कुल नहीं। दरअसल तेरे सोने की असली कीमत हम लोग ही दे सकते हैं। चल बता, कितना सोना है तेरे पास और किसका सोना है? साहब, ये जेवर इनकी माँ मतलब मेरे सास के है साहब। होंगे, लेकिन वो जेवर कहाँ है जो तुम्हारे पति विनय ने स्वर्गिनी ज्वेलर से लूटे थे? नहीं नहीं साहब, मेरे पति चोर नहीं है। नहीं साहब, मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ साहब, मैं कोई चोर नहीं साहब। आप लोगों को गलतफहमी हुई है साहब। अच्छा, तो गलतफहमी दूर कर दे। बता दे, उस रात कौन था तेरे साथ जिनके साथ मिलकर तूने स्वरांगिनी ज्वेलर्स को लूटा? लूट का एक हिस्सा तुझे दिया है जो तू बेचने चला है। नहीं साहब, मैं किसी गैंग को नहीं जानता साहब। मैं तो अपनी माँ के जेवर बेचना चाह रहा था। बहन की शादी है, घर में पैसों की तंगी है साहब, और बहन के लिए नए जेवर भी बनवाने थे, इसलिए रेट पता कर रहा था ताकि अच्छे रेट मिल जाए। अच्छा, जब तक चोरी के गहने कहाँ छुपा के रखे ये बताता नहीं है, तब तक कूटना ही सही, और वो भी अच्छे रेट में। साहब मैं चोर नहीं साहब। साहब मेरा विश्वास करो साहब, मैं चोर नहीं साहब। सर, वो विनय सिंह, उसका कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट उसकी बहन की शादी वाकई में होने वाली थी, लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखें तो कुछ और ही बोल रही है। ऐसे डरा हुआ है जैसे वाकई में चोरी इसी ने की और रंगे हाथ पकड़ा गया। डरा हुआ तो है सर, लेकिन जेवर की चोरी के केस के लिए नहीं। तो सर, हमने उसे काफी रगड़ा और लास्ट में जाके उसने बोला कि वो किसी और केस के बारे में कुछ जानता है। कौन सा केस? बस साहब, बस बताता हूँ साहब, बताता हूँ। जब पहली बता दिया तो तुझे मार खाने का शौक है? चल बोल। साहब, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। मात्रे, अब असली ठुकाई शुरू करो। अरे नहीं साहब, मैं आपको कुछ और बोलना चाह रहा हूँ साहब, कुछ और बोलना चाहता हूँ साहब। मैं क्या? एक दूसरा लफड़ा हुआ था साहब, मैं उसके बारे में जानता हूँ। कैसा लफड़ा? सर, वो 1 साल पहले सारंगी खाड़ी में एक लावारिस लाश मिली थी ना। रावलवाड़ी पुलिस स्टेशन, पीएसआई मुले बोलते है। साहब, मैं लोकेश बात कर रहा है, अपना ये सारंगी खाड़ी के पास से। साहब, वो खाड़ी में एक लाश है।
1 साल पहले का ब्लाइंड केस, 25 से 28 साल की मेल बॉडी। राइट सर, मई 2013 का केस। मौत कम से कम 2-3 दिन पहले हुई है। पानी में रहने के कारण बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। मौत का कारण विंड पाइप डैमेज है। मौत गला घोटने से हुई है और उसके बाद चेहरा बिगाड़ दिया गया है। सारंगी खाड़ी टिटवाला से एक लावारिस लाश बरामद हुई है। 25 से 28 वर्ष के आदमी की ये लाश है। ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना सूचित करण्यात येते की त्यांच्याकडे अशी कुठलीही मिसिंग कंप्लेन असेल जो रावलवाड़ी पुलिस स्टेशन को मिली लावारिस लाश से मैच करती है तर ताबडतोब रावळवाडी पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा। इंस्पेक्टर, लाश अब बहुत गल गई है, हम इसे और नहीं रख सकते। मेरी रिकमेंडेशन है कि तुरंत इसका क्रिमेशन कर दिया जाए। क्रियाकर्म करने के 2 हफ्ते बाद भी हमें कोई लीड नहीं मिली थी। ये विनय सिंह इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं? इसी केस के बारे में सर। पिछले साल 29 मई को आप लोगों को एक लाश मिली थी सारंगी खाड़ी से, जिसकी कभी शिनाख्त ही नहीं हो पाई। मैं उसके बारे में जानता हूँ साहब। उस लाश का नाम तो मैं नहीं जानता साहब। लाश का नाम नहीं जानता तू? जानता क्या है? मेरा एक दोस्त है साहब, लाश की खबर को पढ़कर काफी डरा हुआ था साहब, काफी दिनों तक। सारंगी खाड़ी से बरामद हुई सड़ी हुई लावारिस लाश की खबर पढ़कर मोहित के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। लेकिन कुछ और लोग भी थे जिन्होंने खबर पढ़ी थी। यार, खाड़ी में लाश फेंकने से क्या फायदा, लाश तो ऊपर आनी है। हाँ यार, ये मर्डर करने वाले भी सोचते हैं ना कि बच के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? एक लड़की थी जो पूरे 6 महीने से उस आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जिसकी लाश पुलिस को खाड़ी से बरामद हुई थी। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे। The number you have called is currently switched off. दूसरी तरफ क्राइम सीन से कोसों दूर पूरे 1 साल से एक दंपत्ति इस दर्द को हजम नहीं कर पा रहे थे कि उनका जवान बेटा अचानक से कहां और क्यों गायब हो गया था। कुछ पता चला? कौन था ये मर्डर विक्टिम जिसकी लावारिस लाश का क्रियाकर्म पुलिस ने कर दिया था और जिसकी आइडेंटिफिकेशन पूरे 1 साल से नहीं हो पाई थी? क्या लग रही है अंजू? क्या हुआ? बहुत कीमती लगते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बिल्कुल कीमती है, तेरे सस्ते वाले लाऊंगा क्या? और ठीक क्यों नहीं लग रहा तुझे? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं विक्रम? सच बोलो। सच बताऊं? एकदम सच। चोरी करता हूँ। पागल है क्या? तेरे लिए होना मेरी जान। वैसे सच में चोरी करता हूँ, पर ये चोरी की नहीं है, मेहनत की कमाई है। अच्छा है ना? तो चल। एक माहिर शादीशुदा चोर एक नाजायज रिश्ते में कैद था। उसके तीनों दोस्त उसकी हरकतों के बारे में जानकर भी चुप बैठे हुए थे। इन सभी का उस लावारिस लाश के साथ क्या रिश्ता था? 1 साल, पूरे 1 साल के बाद इस केस की बंद मुट्ठी आखिरकार खुलने लगी। उन चारों में से तुम्हारा दोस्त कौन है? मोहित। तुम्हारा ये दोस्त मोहित उस लाश के बारे में क्या जानता है और तुम क्या जानते हो? 1 साल पहले जब ये कांड हुआ था तब मैं मोहित से मिलने उसके घर गया था। नमस्ते आंटी। अरे विनय, कसा है रे तू? मैं अच्छा हूँ आंटी। मोहित है घर पर? हाँ है, पर पता नहीं आजकल उसका ध्यान कहीं और है। क्या हुआ रे मोहित तेरे को? तेरा फैक्ट्री गया था, बोले 5 दिन से काम पर नहीं आया तू, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलना यार। लावारिस लाश,
क्या? लावारिस नहीं है। मैं जानता हूँ उसको। तू जानता है इसको? तू कैसे जानता है? कौन है ये? 5 दिन से सोया नहीं हुआ यार। डरावने सपने आ रहे। वो सपने में आता है। वो सब कुछ सपने में आता है यार। क्या बोल रहा है यार? क्या सब सपने में आता है? तू कैसे जानता है इस आदमी को? कौन है? कौन है ये आदमी? तुम्हारा ये दोस्त मोहित रहता कहाँ है? मोहित घर पे? जी। मोहित, विनय को घूरने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है। और सच्चाई ये है कि तुम्हारे दोस्त ने हमें बता दिया है कि 1 साल पहले जो लावारिस लाश हमें मिली थी उसके बारे में तुम जानते हो। देखो, या तो तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है या तुमने उसे झूठ बोला है, या तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तो एक काम करो, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए यही रुक जाओ। आपस में बात करके तय करके मुझे बता देना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। चाहिए तो मदद के लिए 2-3 हवालदार भी छोड़ देता हूं डंडों के साथ। नहीं नहीं साहब, साहब मुझे जाने दो साहब, मेरी बहन की शादी है साहब। ए मोहित, बोलना यार, बता दे, तेरे चक्कर में मैं भी फंसूंगा। जो पता है सब बता देना यार, सब बोल दे। मोहित समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दोस्त विनय ने पुलिस को 1 साल पहले हुए हादसे के बारे में क्यों बताया था। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि किसी और ही केस के कारण ये लावारिस लाश वाला केस रोशनी में आ गया था। जितेश सोलंकी नाम था उसका, जिसकी लाश आप लोगों को मिली थी। लाश के चेहरे की तस्वीर तो हमने छापी ही नहीं थी, फिर तू दावे के साथ कैसे कह सकता कि वो लाश जितेश सोलंकी की थी? चेहरे की तस्वीर कहाँ से छापते थे आप लोग? चेहरा तो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। मोहित पाटिल, उस मर्डर में तुम शामिल थे? आगे बोल। विक्रम पॉकेट मार था, चोर था, और एक दिन वो पकड़ा गया। ए जितेश, अब तू ज्यादा ही बके जा रहा है, ठीक है? इतना भी क्या हो गया? इतना भी क्या हो गया? लफड़े तू करे और मार मैं खाऊं, क्यों? इतना कौन सा मारा तेरे को पब्लिक ने? वो तो मैं तुझे बचा रहा था, वरना पब्लिक ना मार मार के चीर देती हम दोनों को। चलना, तेरा बच्चा तो साला छोड़ के भाग जाता। सही कहा, यही करना चाहिए था मुझे। तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी ये लफड़ेबाजी, चोरी चकारी मुझे नहीं पसंद है, छोड़ दे। लेकिन ना तू मुझे कुछ समझता, ना हमारी दोस्ती को। शर्म आती तुझे अपना दोस्त कहने में? मुझे इतनी शर्म आती है ना तो मिट्टी डाल दोस्ती पे। तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। हट्टू साला। अरे मैं तुम में से विक्रम ठाकुर कौन है? मैं हूँ साहब। क्या बात है? अरे अरे कैसा ना साहब, कुछ तो बोलो। साहब हुआ क्या? अरे कुछ बात तो बताओ सर, हुआ क्या? वो रात की पहली रात विक्रम और जितेश बाहर से पी के निकले थे, और तभी विक्रम ने एक औरत को छेड़ा था। मस्त चल रही है यार लाइफ। मालिक बहुत खुश है मेरे काम से। पता क्या बोलता है? कह रहा है सुपरवाइजर बना दूंगा, ऐसे ही काम करता रहे। एक बार सुपरवाइजर बन गया ना, मस्त हो जाएगी लाइफ। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं होता ना। पागल है, मर पड़ कुछ नहीं होता ना। क्यों बे? लड़की को देखे बहुत सीटी मारा तो? क्या बे? उसको देख के सीटी नहीं बजाई, वैसी सीटी बजा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है ये, इसने मुझे पे सीटी मारी थी। मैंने भी देखा, और तेरी सीटी भी सुनी। हीरो, अभी बजा के दिखा ना। चल बजा। भाई लोगों, गलती होगी, माफी मांग रहे हैं, सॉरी। जब हमने इसको देख के सीटी बजाई नहीं तो माफी क्यों मांगेंगे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बहुत घमंड है इसमें। ओ मैडम, तुमको क्या लगता है तुमको देख के मारी क्या सीटी मैंने? हाँ, पहले तुमने मुझे बुरी नजरों से देखा, फिर आंख मारी और उसके बाद सीटी मारी। अब जब लोग जमा हो गए हैं तो डर रहा है, डरपोक कहीं का। काय बान गड़ा है भाई ला बगुन सीटी मारतो पियला साला। इन दो हीरो को ना बहुत चर्बी चढ़ी है। बहुत चर्बी चढ़ ली है? नहीं नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हुआ, गलती हो गई, माफी मांगता हूं। अरे हाथ कैसे लगा रहा है? क्यों रे? चोरी के साथ साथ तुझे नया रोग लगा है?
लड़की छेड़ने का। अब 2 दिन के लिए आया ना तू, अब देख मैं तेरा कैसा हश्र करता हूँ। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया और वो लड़की को भी मैं नहीं छेड़ा था। हाँ हाँ, तू तो साधु संत है। पब्लिक झूठ बोल रही है, तू सच बोल रहा है। लेकिन साहब ये चोरी के बारे में कौन बोला आपको? विक्रम 3-4 दिन तक जेल में था। उसको ऐसा लग रहा था कि जितेश ने उसके बारे में चुगली की है पुलिस को। ये विक्रम की स्टोरी क्यों सुना रहे तू ये कहना चाहता है कि चुगली की थी इसलिए विक्रम ने जितेश का मर्डर किया? वो भी शामिल था ना इस मर्डर में? नहीं 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 नहीं, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैं तो खाली उस शाम को उधर बैठा था साहब। मेरे को तो मालूम भी नहीं था इन दोनों के बीच क्या बात हुई है। मेरे को तो अंजलि के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था साहब। अब ये अंजलि कौन है और क्या बात हुई थी? यार ये किधर मर गया यार विक्रम? क्या मालूम, 1 बजे तक आएगा करके बोल गया। लेकिन ये पार्टी किस बात की दे रहा? भरी दोपहरी में वेज होटल के अंदर ये अपना विक्रम साधु शाकाहारी कब से बन गया बे? साले को जबरदस्त कुछ हाथ लगा है, पक्की बात है, तभी पार्टी दे रहा। क्या बात कर रहा है? अबे आया। ये रे भाई लोग, ये मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि और ये तीनों मेरे खासम खास दोस्त मोहित, जितेश और ये मुकेश। अंजलि और विक्रम एक दूसरे को गांव से जानते थे, यूपी से। बहुत सालों बाद ये दोनों मुंबई में टकरा गए थे। साहब वैसे विक्रम शादीशुदा है, प्रीति नाम है उसकी पत्नी का। फिर भी वो खुलेआम अंजलि के साथ अफेयर चला रहा था। मोहित, 26 मई की शाम को क्या हुआ था? वो शाम विक्रम ने सबको पार्टी के लिए बुलाया था। अरे अभी तो बता दे बाप, विलायती विस्की काय की खुशी में भाई। अभी ये मत बोलना कि एयरपोर्ट में घुस के हाथ मारा। तुम लोगों को मेरे बारे में बहुत गलतफहमी है भाई लोगों। जितना 30 मार खां समझते हो ना उतना मैं हूँ नहीं। वो क्या है कि मैं हर चीज़ पे हाथ और मुंह नहीं मारता, पर पब्लिक ऐसी नहीं है। साला कोई भी अपनी चीज़ पे मुंह मार जाता है। चीयर्स। अब एक बात बता, किसकी हिम्मत जो तेरी चीज पे मुंह मारे, और तू साले उस बात की पार्टी क्यों देने लगा? अच्छा सवाल है, मैं पार्टी क्यों देने लगा? मैं पार्टी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अरे बता ना क्यों दे रहा पार्टी? तुझे नहीं पता जितेश, बन रहा है। बन रहा है? क्या बोल रहा है बे? बोल तो तू रहा है पुलिस को मेरे बारे में कि विक्रम चोरी करता है, लड़की छेड़ता है, ऐसा है वैसा है। तभी तो पुलिस उठा के लेके गई मुझे। इतना मारा है ना कसम से, पूरी जिंदगी का कोटा पूरा हो गया। कि चढ़ गई है क्या तेरे को? ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास मैं कर रहा हूँ? बकवास तो तू कर रहा है पुलिस को मेरे बारे में। और उनको कैसे पता चलता कि विक्रम ठाकुर टेटवाला में है? तू नहीं बोला ना कि विक्रम लड़की छेड़ता है, चोरी करता है। जिस दिन रात को पुलिस मुझे उठा के लेके गई उससे 1 रात पहले लफड़ा हुआ था। पब्लिक ने मेरे को बहुत पीटा जितेश, पर तूने जो थप्पड़ मारा ना पुलिस को चुगली करके, ऐसा किसी ने नहीं किया। दिमाग खिसक गया तेरा। मैं मानता हूँ तेरा चोरी चकारी करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुलिस के पास जाके तेरी चुगली करूंगा, समझा? ए जितेश, पुलिस वालों को कैसे मालूम है फिर? तू भी मुझ पर शक कर रहा है? शक नहीं, यकीन से बोल रहा है वो। साला तू तो चाहता है कि मैं जेल में सड़ूं? तेरे रास्ते का काटा हूं ना मैं, सही है कि नहीं? बोल। देखो भाई लोग, ये क्या बकवास कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चढ़ गई है, इसको खत्म करते हैं, चलना। ए बैठना। तेरे क्या सच सामने आने लगा तो फट गई तेरी। बोलना भी सच, सबके सामने बोल। यही सच सुनने के लिए पार्टी रखा मैं, समझा? क्या बोलना है तेरे को? हाँ, सच बोलना है ना? बोल बोल, सबके सामने बोल सच। क्या? ए विक्रम, ए साफ साफ बोलना, क्या बोलना तेरे को? बोल। कल हम, ये मेरा जिगरी दोस्त और मैं राम सरन की टपरी पे चाय पीने गए, ठीक है? ए जितेश, तेरा फोन दे तो, मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया। दाया भैया, साला इसने मुझे जेल भिजवाया, मैंने फिर भी माफ किया, दोस्ती रखी, लेकिन इसने मुझसे सबसे बड़ी गद्दारी करी, सबसे बड़ी। क्या गद्दारी की? बोलना। मैंने इसके फोन से अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को फोन किया, मेरी अंजलि को।
तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे फोन पे एसएमएस पढ़ने की? तुझे फोन कॉल करने के लिए दिया था ईमानदारी में। ईमानदारी में? तू ईमानदारी की बात कर रहा है? साले तेरी चोरी और गद्दारी दोनों पकड़ी गई है। तेरा चक्कर चल रहा है ना अंजलि के साथ, तभी उसका नाम शालिनी करके स्टोर किया ना तूने फोन में। और मैसेज, हेलो को मैसेज कैसे कैसे? अंजू, अंजू कल तुझे मेरे साथ मजा आया कि नहीं? बोलना, क्या मजा किया तू अंजलि के साथ? क्या मजा किया? रूम चाहिए था एक। मेरी अंजलि के साथ ऐसा कर रहा है? मेरी अंजलि, मेरी अंजलि, हाँ तेरी अंजलि। और तू क्या कर रहा है अंजलि के साथ? एक तो तू खुद शादीशुदा है। ए जितेश, एक मिनट, विक्रम शादीशुदा है या नहीं उससे तेरे को क्या साले? अंजलि इसकी गर्लफ्रेंड है, सीधी बात। एक मिनट भाई, विक्रम देख, ये तेरा पर्सनल मामला है, मानता हूँ, पर तू भी तो अपनी पत्नी प्रीति के साथ गद्दारी कर रहा है ना। ये डबल ढोलकी, तू किसकी तरफ है? तो क्या किसकी तरफ है? और काहे का डबल ढोलकी? ये तरफ क्या होता है भाई? चारों दोस्त है ना अपन। अभी अंजलि जितेश के साथ चक्कर चला रही है, इसका सीधा मतलब है भाई उसका दिल अभी तेरे साथ नहीं लगता है। और प्यार व्यार में ये जबरदस्ती नहीं चलती है भाई। दोस्ती में जबरदस्ती चलती है। ये साला मेरे आइटम को घुमाए, ऊपर से मेरी चुगली करे, और मैं क्या करूं? इसकी आरती उतारूं? ये विक्रम सुन रहे? सुन, मेरा अंजलि के साथ चक्कर चल रहा है और तू इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, समझा? अब मुझे गाली दे या अंजलि को गाली दे, सच यही रहेगा कि तू हर दूसरी लड़की पे नजर डाले बैठा रहता है। तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, समझा? साले, एक तो मेरी पीठ में छुरा भोंकता, ऊपर से लेक्चर देता है। पुलिस से पकड़वाया, बड़स मिटी नहीं ना तेरी। पुलिस को अगर पहली तेरे चोरी चपाटी के बारे में पता चल गया होता ना तो अच्छा होता। जितेश, ए, ओ जितेश, जितेश, ओ जितेश, 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 ओ जितेश, जितेश, ओए, उठ, मर गया साले, जितेश, अच्छा वो साला मरा। ए विक्रम साले, क्या किया तूने? मर गया वो, सच में मर गया वे। गुस्सा में था ना मैं, गुस्से में था यार। अब गुस्सा क्या तेरा तेल लेने? साले, करे क्या साले? मुझे कुछ सोच नहीं रहा। अगर ये लाश किसी को मिले ना साले, हम सारे पकड़े जाएंगे। वो तो वैसे भी पकड़े जाएंगे। सुन लो तुम दोनों, मैं तुम दोनों के साथ हुई नहीं, मैं तुम दोनों के साथ हुई नहीं। तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? सुन, अगर तूने कहीं जाके मुंह खोला ना तो तू भी अंदर होगा। कोई मैं कल बात बना नहीं कर सकता। तू भी इस मर्डर में शामिल था। हम चारों दोस्त हैं और रहेंगे। जितेश गलती से मार गया बे। ये उसको मारने के इरादे से ही आगे बढ़ा था भाई। हमारे दोस्त जितेश को इसने मार दिया, इस विक्रम ने मार दिया यार। मेरी बात सुन, जितेश मर चुका है, हम 3 जिंदा यार। हम पकड़े नहीं जा सकते किसी हालत में भी नहीं। बाकी की जिंदगी जेल में नहीं काटनी भाई। देख, हम तीनों साथ रहना, कुछ नहीं होगा, यकीन कर। और सुन, ये लाश भी किसी को मिलनी नहीं चाहिए। देख, हम तीनों अगर पकड़े गए ना तो तीनों को बराबर सजा मिलेगी। अबे क्या बराबर? ये कोई प्रसाद है जो सब में बराबर बटेगा? यार मैं इसको रोकने की कोशिश करता रहा, मुझे क्यों सजा होगी यार? अबे होगी साले, 100% होगी। अगर तू उल्टा गया ना तो मैं और विक्रम खुद बोलेंगे कि साले तू भी हमारे साथ मर्डर में था और तेरे को सुनने वाला नहीं है। देख, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन तू मुझे मजबूर मत कर, मैं बोल रहा हूँ। मुकेश जो बोला ना, याद रखियो, अगर तेरा मुंह खुला ना तो हमारा भी मुंह खुल जाएगा। फिर देखते हैं तुझे कौन बचाता है। साहब, मेरे को मुकेश को और विक्रम को भी इस बात का दुख था कि उस रात जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था।
साहब 1 साल से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। मुकेश और विक्रम मुझे शिरडी जाने के लिए कह रहे थे, पाप धोने के लिए। मेरे को भी बोला, मैं उन लोगों के साथ नहीं गया साहब। वो दिन के बाद मैं उन लोगों से मिला तक नहीं हूँ। मैंने उन लोगों के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। रिश्ते तोड़ने से या पाप धोने से ये बात नहीं धुल जाती। एक जवान आदमी का कत्ल हुआ था। नहीं साहब, मैंने जितेश को नहीं मारा। मैं विक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था साहब, विक्रम उसे जान से मार डालेगा। ये विक्रम और मुकेश रहते कहाँ हैं? साहब कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब बात तो सुनो साहब, गलत खबर दिया साहब आपको। आपने कुछ नहीं किया साहब, बात तो सुनो साहब, मैं जितेश को नहीं मारा साहब। मुकेश, अपना मोहित कहीं ढीला तो नहीं पड़ जाएगा ना यार? सच बोलूं भाई, उस साले की कोई गारंटी है नहीं। उसकी हालत उस शाम से ही खराब है, कहीं साला पागल वागल ना हो जाए। अपन से गलती हो गई यार मुकेश, पाप हो गया यार। चल के भगवान से दिल से माफी मांगे। बस निकल जाएगी। मोहित पाटिल साहब ने तुम्हें बुलाया है। मोहित, क्या जरूरत थी यार 1 साल बाद ये सब बताने की? मैं मानती हूँ सर, पहले मेरा रिश्ता विक्रम के साथ था और उसके बाद जितेश के साथ। लेकिन विक्रम मुझसे ऐसे पेश आता था जैसे कि मैं उसकी जागीर हूं। वो भी तो शादीशुदा था, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। जितेश गायब हो गया था, 1 साल से गायब था। कभी सोचा नहीं कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ, या कभी पुलिस को इन्फॉर्म करे? सर, मैंने विक्रम से बहुत पूछने की कोशिश की जितेश के बारे में, कि वो कहाँ है, कैसा है। पर फिर एक टाइम ऐसा लगा जैसे कि वो मुझसे बोर हो चुका है, भूल चुका है मुझे, या फिर उसे कोई और मिल गई। इसलिए मैंने भी उसे बुला दिया। कब हुआ ये सब? 1 साल होने को। आपका बेटा पिछले 1 साल से गायब था। आप लोगों ने कभी पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? वो महीनों फोन नहीं करता था, 2 साल तक अपना मुंह नहीं दिखाता था। देखिए, हमें अंदाजा नहीं था कि वो कौन है, इसलिए हमने उसके शव का क्रियाक्रम कर दिया था। मोहित को रिहा कर दिया गया है और अब वो इस केस में गवाह बन गया है। पुलिस को विनय सिंह के खिलाफ गहनों की दुकान की चोरी में कोई सबूत नहीं मिले और उसे रिहा कर दिया गया, पर उसको संदिग्ध बनाने से जितेश के कत्ल का केस सामने आया, जिसने सभी को काफी चौंका दिया। कई केसेस अनसुलझे रह जाते हैं, लंबे अरसों तक गुमनामी के अंधेरे में खोए रहते हैं, और फिर सुराग की एक किरण सालों बाद किसी फाइल पर पड़ती है और बस बंद मुट्ठी खुल जाती है और समय की धूल से उठकर इंसाफ मांगती है। एक दोस्त की हत्या ने बाकी सभी दोस्तों को गिल्ट और पछतावे के दलदल में धकेल दिया। विक्रम, जिसके गुस्से की वजह से जितेश की हत्या हुई, उसे इस हत्या से कुछ हासिल नहीं हुआ। वो बस इस हादसे के बाद ईश्वर के दरबार में प्रायश्चित करने की कोशिश में था। दूसरी तरफ मोहित, इस जुर्म का गवाह, जिसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था, वो भी साल भर ज़मीर और डर के बीच त्रिशंकु बनकर अटका रहा। और इस सब के बाद भी इस अनसुलझे केस को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालकर सही मायने में एक क्लोजर मिला, एक समापन मिला। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है
कि कभी कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसी साइंटिफिक प्रक्रिया में भी लक और तकदीर की अपनी एक भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। बहरहाल उस गहनों की दुकान लूटने के केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वो केस अब भी अनसॉल्व है। क्या पता कौन सा केस इस केस की तरफ इशारा करे और मुजरिम पकड़े जाएं और पीड़ित को न्याय मिले। इसी विचार के साथ मैं सर, कल रात तकरीबन 2:30 बजे योर फॉरेस्ट रेंज की सीसीटीवी पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखी। उनके हाथ में हथियार देखकर हम लोग तुरंत अलर्ट हो गए सर, और तुरंत वहां टीम लेकर पहुंच गए। सर, हम लोगों ने बहुत चेस किया, पता नहीं जंगल में कहीं गायब हो गए। जंगल में गायब हो गए क्योंकि जंगल से आए थे। जंगल के एक एक पेड़, एक एक पत्ते से वाकिफ है। ये चड्डी बनियान गैंग वाले लग रहे हैं पाटिल। खतरनाक चड्डी बनियान गैंग जो बड़ी आसानी से अपने हाथ उठाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ बड़ी मुश्किल से आते हैं, हर बार फिसल जाते हैं। यस, यू आर राइट सर। उनमें से एक को मैंने धर लिया था, तो फिसल गया। बॉडी पर ऑयल लगाया था। तलवार और चॉपर लेकर घूम रहे थे। हाथों में लूट का सामान था शायद। तुम्हारे इलाके से डकैती की कंप्लेन जरूर आएगी। तुरंत कार्रवाई करो पाटिल। चड्डी बनियान गैंग वाले शहर में आते ही हमले शुरू करते हैं। दूसरे किसी घर में हमला करे इससे पहले धर लो सालों। डोंट वरी सर, हम उन्हें दोबारा स्ट्राइक करने नहीं देंगे। संभल के। तुम्हें याद होगा 3 साल पहले इस गैंग के साथ एक ऑपरेशन के दौरान एक इंस्पेक्टर और एक एएसआई की मौत हुई थी। उनके हत्यारे भी चड्डी बनियान गैंग वाले ही थे। एक मुजरिम के लिए जुर्म एक राह होती है किसी मंजिल तक पहुंचने की, लेकिन कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जिनके लिए जुर्म कहीं पहुंचने की नहीं बल्कि जीने की राह होती है। इस गैंग के लिए जुर्म कोई शॉर्टकट नहीं, पेशा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत थी। 1999 में पहली बार इस रहस्यमय और रस्मों से घिरे गिरोह ने महाराष्ट्र के बड़े शहरों को आतंक के अंधेरे में घेर लिया था। ये गिरोह कभी महीनों सालों तक खामोश रहता है और फिर अचानक से वार करता है। अब 2015 में इस गिरोह ने फिर से अपना सर उठाया था। पुलिस ने कमर तो कस ली थी, लेकिन क्या वो इस चिकने चिपचिपे गिरोह को पकड़ पाएगी? और इसके बदले में पुलिस को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सर, ये चड्डी बनियान गैंग के कुछ केस रिकॉर्ड्स हैं। कोई चोरी डकैती कंप्लेंट आई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। शायद जिस घर में चोरी हुई है उसके मालिक शहर से बाहर है। पता नहीं इस चड्डी बनियान गैंग को कैसे पता चलता होगा कि घर में रहने वाले घर में नहीं है।
नहीं सर मैं स्टडी बनियान गैंग के कुछ खास केसेस के बारे में पढ़ रहा था जो यहाँ रजिस्टर्ड है। पिछले 2 साल से इनकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये लोग कुछ टाइम के लिए शांत बैठते फिर अचानक से अटैक करते, यही इनका मोडस ऑपरेंडी है। अगर ये लोग चड्डी बनियान गैंग के लोग हैं तो एक काम करो, सारे खबरियों को काम पे लगा दो। सर मैंने मोंटी खबरी को बुलवाया, वो जरूर कुछ ना कुछ निकलवाएगा। पूरे एरिया में पेट्रोलिंग डबल कर दो, जितने भी सस्पेक्ट है हो सकता है इस गैंग की खबरी हो, सबको राउंड अप करो और एक एक को तोड़ो। दूसरा अटैक नहीं होना चाहिए। कड़ी पेट्रोलिंग जारी थी, सस्पेक्ट्स और मुजरिमों के खबरियों की इंटेरोगेशन जारी थी। पुलिस कोई चांस नहीं ले रही, लेकिन ये गैंग डंके की चोट पर कानून की नाक के नीचे अपने इरादों को अंजाम देने के लिए मशहूर था। टाइम पर आ गए आप? हाँ, पूरे 28 घंटे बाद। लीजिए। यार, ये बीपीओ की जो नौकरी है ना, पक्का तुम्हारी साथ। ऐसा मत बोलिए, मैंने कुछ कहा क्या आपसे? एक मिनट। मतलब क्या तुम्हारा? नहीं, मतलब मेरी दिन रात शिफ्ट चलती रहे और तुमको कोई तकलीफ नहीं होती? मैडम हनीमून से 1 महीने पहले ही लौटे, जल्दी बोर हो गए हमसे। आपकी नौकरी ऐसी है तो है, और मैं आपसे कोई बोर नहीं हुई। आपके भैया भाभी यहीं 1 फ्लोर ऊपर रहते हैं, सारा दिन अच्छे से कट जाता है मेरा। अच्छा, और रातें? रिलैक्स, वो लोग चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं हाँ? बाहर क्या हो रहा है? लगता है वो लोग चले गए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, आप मत जाइए प्लीज, आप मत जाइए। सुषमा यहाँ ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ। रिलैक्स। क्या हुआ लोकेश? भैया घर में चोर आए थे, सब कुछ लूट के चले गए। ओह गॉड, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जी भैया। ड्यूटी के टाइम पे सो रहा है? हाँ? क्या हुआ साहब? सोसाइटी में चोरी हो गई और हमने कुछ नहीं किया साहब, माफ कर दीजिए। कौन? तू घोड़े बेच कर सो रहा था या उन चोरों के हाथ खुद को बेच दिया था? नहीं साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, बस मेरी आंख लग गई थी साहब। आंख लग गई थी? आंख लग गई थी? आंख लग गई थी? साहब मैं इस चोरी में शामिल नहीं हूँ साहब, बस हमारी आंख लग जाती है। मेरे भाई लोकेश और सुषमा ने बताया कि 5 लोग थे सर, और सोसाइटी का वॉचमैन कन्हैया 1 नंबर का इडियट है। मैं 4 साल से सेक्रेटरी हूँ, तब से सोसाइटी कमेटी मीटिंग में बोलता रहा हूँ कि चेंज करो इसे, ये ड्यूटी पर सोता रहता है, लेकिन कोई सुने तब ना। इतने सालों में आपकी सोसाइटी ने एक ढंग की सिक्योरिटी या सीसीटीवी में पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं समझा। क्या करें सर, रेसिडेंट्स के एनुअल जनरल मीटिंग में जब भी सीसीटीवी की बात करते हैं तो रेसिडेंट साफ मना कर देते हैं, और जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो लोग मैनेजिंग कमेटी को ब्लेम करते हैं। सर कुल मिलाकर 9,75,000 की ज्वेलरी, 3 लाख कैश और 70,000 के 2 मोबाइल गए, और बाकी सारी चीजें और
सब कुछ मिलाकर 1-8 लाख रुपए और। रात को 3 बजे आपके घर की डोर बेल बजती है, आप लोग बिना चेक किए कैसे खोल सकते हो? नहीं सर, मैंने आई हॉल में से देखा था, बहुत अंधेरा था और इनके बड़े भाई और भाभी भी यहीं ऊपर रहते हैं। मुझे लगा वही आए होंगे कुछ इमरजेंसी में। वो लोग आपस में एक दूसरे को किसी नाम से बुला रहे थे? जी नहीं। देखिए इसमें साफ दिख तो नहीं रहा, फिर भी ध्यान से देखिए। क्या वो ये लोग थे? हाँ सर, शायद। उनके बदन पे तेल लगा था? हाँ सर। देखिए ये चड्डी बनियान गैंग है तो बहुत खतरनाक, पर आप चिंता मत कीजिए, दोबारा यहाँ हमला नहीं करें, पर आपके आसपास के एरिया में हमला जरूर कर सकते हैं। मिस्टर महेश, एक रिक्वेस्ट थी, आपके इस वरुण नगर एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सारे सोसाइटीज के सेक्रेटरी से मीटिंग हो सकती है जल्द से जल्द? ऑफ कोर्स सर। इस गैंग के साथ हमें मिलकर लड़ना है हर मुमकिन कोशिश पर। देखिए हम लोग इनके अगले हमले का इंतजार नहीं कर सकते, हम पुलिस वाले हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, आप सभी रेसिडेंट का कोऑपरेशन चाहिए। जी बिल्कुल सर, बस आप ये बताएं कि हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले आप लोग अपने सोसाइटीज में ढंग का सीसीटीवी लगवाएं और सिर्फ आउटडोर पे नहीं, हर फ्लोर पे लगाएं। उसके बाद आप जिस सिक्योरिटी एजेंसी से वॉचमैन को बुलाते हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को हमारे साथ रजिस्टर करवाएं। उतना ही काम वाली बाई आती है या ड्राइवर आते हैं, जो भी आपके सोसाइटीज में आते हैं उन सभी को हमारे साथ रजिस्टर करें और उनका बैकग्राउंड चेक करें। सर सोसाइटी में तो कितने लोग आते जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन, सेल्समैन, किराने वाले के डिलीवरी बॉयज, पूरी दुनिया आती जाती है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन एक छोटी सी बात तो हम कर सकते हैं, दरवाजा खोलने से पहले आई होल से देखें, सेफ्टी चेन लगाने के बाद दरवाजा खोलें और प्राइवेट सीसीटीवीज भी लगा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो भी अच्छा रहता है। सर ये चड्डी बनियान गैंग वाले कितने खतरनाक है? बहुत ही खतरनाक, लेकिन ये खतरनाक तभी हो सकते हैं अगर हम उन्हें होने देंगे तो। अगली बार डाके के टाइम तुम दोनों ने कुछ खाने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे? दादा अगला डाका कब डालेंगे? जब बुलावा आएगा। साहब इस गैंग का जानकारी कम है और कहानियां बहुत ज़्यादा साहब, असलियत कम, अफवाहें ज़्यादा साहब। मानो ऐसा लगता है कि कोई मनगढ़ंत लोग हो साहब, ऐसा भूत होता है ना वैसा साहब। भूत कैमरा में कैद नहीं होते मोटी, ये लोग असली हैं और मुझे चाहिए। सर ये तो स्टोन मैन और मंकी मैन जैसा दिख रहा है साहब। साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना लोकल पंटर लोग ये चड्डी बनियान गैंग का हवा उड़ाने के लिए सब कर रहा है, मतलब चड्डी पहन लिया, बनियान पहन लिया, मुंह पर कालिक लगा दिया और फिर चोरी कर लिया साहब। इसमें कौन सा मास्टरमाइंड की जरूरत है साहब? जो भी है तो चोर, और चोरी भी हुई। 9 लाख के आसपास के गहने उड़ाए। मैं जौहरियों से शुरुआत करता हूँ साहब। चोरी का मामला है और चोरी का माल गर्म रहता साहब, हाथ में रखना डेंजर रहता साहब। इनके हाथों में तेल लगा और मुंह पे गोंद, हाथ लग भी गए तो मुंह नहीं खोलते। बहुत भाईचारा इन लोगों की बरादरी। सर अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई और ये भी पक्का पता नहीं चला है कि ये चड्डी बनियान गैंग का काम है कि नहीं। मेरा मतलब है कि कोई उनके नाम और भेष का इस्तेमाल कर रहा हो, जैसे कि कोई लोकल पंटर्स। नहीं, ये लोकल पंटर्स नहीं हो सकते। जिस तरह से वो लोग जंगल में भागे थे, ये चड्डी बनियान गैंग वाले ही होंगे। एक काम करो, खबरियों को एक्टिवेट कर दो, खासकर येउर के जंगल के आसपास वाले सभी हिस्ट्री शीटर्स, पुराने केस के ऑफिसर, सबसे बात करो। इनके ऊपर जो राज की चादर है उसका पर्दाफाश तो हमें करना ही है राउत। खौफ मुजरिम का सबसे बड़ा हथियार होता है और ढाल भी। पब्लिक के लिए जुर्म से ज्यादा तकलीफदेह होता है होने वाले जुर्म का इंतजार, और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जुर्म होने के पहले ही उसे रोकना। चड्डी बनियान गैंग 2 सफल चोरियां कर चुका था। पुलिस ने उन तक पहुंचने के लिए उस एक सुराग के लिए सैकड़ों तरीके अपनाए। सीसीटीवीज की तादाद बढ़ाई गई और सर्वेलेंस 24 घंटे होने लगी। इलाके की सभी बिल्डिंग्स में रातों को सिक्योरिटी बढ़ाई गई। पुलिस दिन में भी गश्त लगाने लगी। खबरियों पर प्रेशर डाला गया। कम से कम 150 लोगों की इंटेरोगेशन हुई और पूरे शहर की पुलिस के साथ सिर्फ इस केस के लिए एक मोबाइल चैट ग्रुप भी बनाया गया। एक तरह से पुलिस एक संदेशा भेज रही थी इस खतरनाक गिरोह को कि अगर तुमने फिर से वार करने की कोशिश की तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी डकैती होगी और वो भी नाकाम रहेगी। ऐसा लगने लगा कि इस गिरोह को संदेशा पहुंच चुका था। उस दिन के बाद पूरे 3 महीने तक इस गैंग की चोरी का कोई केस सामने नहीं आया। लेकिन खौफ के अंधेरे में चड्डी बनियान गैंग अपने अगले शिकार के लिए बड़ी चालाकी से घात लगाए बैठा था।
हेलो, क्या आप कौन? आपने फोन किया था? यस सर, मैंने फोन किया था। कशिश सिंह। मैं प्रेम राठौड़, सेक्रेटरी। आपने कुछ छुआ तो नहीं? नहीं सर, सिर्फ अंदर आकर देखा। नमनाथ, इस वॉचमैन का स्टेटमेंट ले लो। आप मेरे साथ चलें, आप यहीं रुकिए। आप अकेले रहते हैं? यस सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरी फैमिली वहीं पे रहती है। मैं यहाँ पे मॉडलिंग के लिए आई हूँ। मेरा नाइट शूट था और मेरे पीछे ये सब। घर में कैश और ज्वेलरी कितनी थी? अराउंड 1 लाख कैश और 60 से 70 हज़ार की ज्वेलरी थी सर। कैश और ज्वेलरी के अलावा जो कुछ भी चोरी हुआ है वो इन्हें लिखवा दीजिए। ओके सर। वो लोग मुंह पर कुछ लगाए हुए थे और सिर्फ गंजी पहने थे और नीचे भी कुछ चड्डी बनियान। जी साहब जी, वो लोग 5-6 लोग थे और मुझे बांध कर चले गए और फिर 20 मिनट के बाद लौटे। साहब 2 सेकंड में ऐसे गायब हो गए जैसे अंधेरा निकल गया उन्हें। मैं फिर सीधा सेक्रेटरी साहब के फ्लैट पर गया, उन्हें सारा कुछ बता दिया। सर हमें पता नहीं था कि वो कौन सा फ्लैट में गए हैं, इसलिए हम और सेक्रेटरी साहब खुद जाकर सारे फ्लोर को देखे। तब जाकर देखा कशिश मैडम का फ्लैट का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जब अंदर झांक कर देखा तब मालूम हुआ कि उन्हीं के घर में चोरी हुई है। सर मेरे पास कशिश का नंबर था तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, वो तुरंत इधर आ गई और उसके बाद उसने आपको फ़ोन किया। ये दोनों फ्लैट्स खाली है क्या? वो सर ठाकुर जी और शुक्ला जी रहते हैं ना यहाँ पे। फिर ये बाहर से कुंडी क्यों लगी हुई है? ओह माय गॉड। एक मिनट। क्या हुआ प्रेम जी? कशिश के घर में चोरी हुई है। क्या? हमने तो कुछ भी सुना नहीं। आप इन्हें सारी डिटेल्स बाद में बताइएगा। फिलहाल मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, बाहर के गेट का और इस फ्लोर का, तुरंत। ये वॉचमैन जिग्नेश को बांध दिया और ये यहाँ से बाहर निकले। ये दरवाजे का ताला तोड़ दिया और फिर 20 मिनट बाद बाहर आते। ये तीनों भाग गए और 2 वॉचमैन के केबिन की तरफ गए। फिर वॉचमैन निकलता है और सेक्रेटरी को बताने जाता है। पाटिल साहब चड्डी बनियान गैंग है, कोई शक नहीं। थैंक यू पिंगले, आपने तुरंत मुझे फुटेज दिखाया। चेहरे तो नहीं दिख रहे इसमें, पर है यही 5 लोग। हाइट, बॉडी, हथियार सब कुछ सही। चड्डी बनियान गैंग को लेकर जो मोबाइल ग्रुप है उसमें मैं भी हूँ, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। हम लोगों ने हमारे एरिया में चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी तो उन्होंने आपके एरिया में हाथ मार दिया। वैसे ये लड़की अकेली रहती थी? हाँ, मॉडल है। FIR लिया है, अभी पता करना है अंदर के किसी का हाथ तो नहीं, बाई वाई या कोई। एक बात पता चली है इनके बारे में, ये लोग किसी लोकल की मदद नहीं लेते, जो करते हैं खुद करते हैं। तो सवाल ये है, इन्होंने यही घर कैसे चुना जहाँ एक अकेली लड़की रहती थी और उस दिन लूटा जिस दिन वो घर पर नहीं थी? अंधेरे में रोशनी एक सवाल बनकर आई कि आखिरकार ये चड्डी बनियान गैंग अपना शिकार किस आधार पर चुनते हैं। अगर इनका कोई लोकल खबरी नेटवर्क नहीं है तो क्या ये खुद ही अपने खबरी हैं? अगर इनकी ये मोडस ऑपरेंडी क्रैक की जाती तो क्या तेल से चिपचिपे ये चोर सलाखों के पीछे होते जहां से वो फिसल ना पाते? एक और घर लूटा गया था और पुलिस के पास CCTV फुटेज और फिंगरप्रिंट्स होने के बावजूद भी हाथ में कुछ भी नहीं था। एक तरफ पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी इस गिरोह को पकड़ने की और दूसरी तरफ ये गिरोह अपने अगले शिकार पर निकल चुका था। ચાલો ત્યારે અરે બસ બસ દીકરા પગે નથી લાખું अपना ख्याल रखना। अरे बस 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 बेटा। मम्मी पापा मैं फिर से कह रही हूँ आप लोगों को प्लीज रुक जाइए। और पापा इंसिडेंट की टेंशन क्यों कर रहे हैं? केतन ले आएंगे ना। हाँ पापा हीतल सही कह रही है, आप लोग रुक जाइए ना। देखिए वैसे ही 12 बज गए, घर पहुंचते पहुंचते आप लोगों को 1 बज जाएंगे। काहे का 1 बेटा, आधे घंटे में टच हो जाएंगे, रोड भी खाली मिलेगा और रामबाग से सीधा सीधा निकल जाएंगे। अब हम लोग दोबारा आएंगे ना वापस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता ना नीचे छोड़ के आता आप लोग। हाँ चलो चलो ख्याल रखना।
थाने चलोगे सोनवाड़ी? हो बस चलो आओ जो आओ जी बेटा। भैया रामबाग से ले लेना। इधर से लंबा गिरेगा अंकल, इधर हाईवे से लेता है ना मैं। कोई लंबा नहीं गिरेगा, हमको रामबाग से ही जाना है। अरे अंकल उधर का रास्ता खराब है। कुछ खराब नहीं है, जैसा बोला वैसा ले लो। राउत साहब एक खबर है साहब। अभी अभी मैं ये और जंगल से गुजर रहा था साहब, फिर मैंने देखा उन लोगों को रातें नशीली मस्त। अरे मोंटी क्या गाना गा रहा है? कब तक हम यूं जंगल में मंगल मनाते रहेंगे? शादी वादी के बारे में सोचना। अरे तेरी लाइफ बना दूंगी पागल। कल सुबह करते ना। भाग मोंटी, मोंटी चल जल्दी चल मोंटी, मोंटी जल्दी चल भाग। साहब वो नहीं पता आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन पक्के वो चड्डी बनियान गैंग वाले थे। हाँ साहब, नहीं उनके मुंह पर कालिक पुत रखा था और सब पत्थर भी फेंक रहे थे। अरे क्या हुआ भाई? मालूम नहीं अंकल, देखना पड़ेगा। સાંભળો, તમે કેતનને ફોન કરો। अरे केतन आके रिक्शा ठीक करेगा क्या? શું વાત કરી? कांस्टेबल्स को बोलो राइफल लेकर साथ में निकले। अगर उनकी तरफ से एक भी फायरिंग होती है शूट दे। राउत, बाकी पुलिस टीम को भी बोल देना येऊर की तरफ आने जाने वाला हर रास्ता इनसाइड रोड पे भी पेट्रोलिंग करे। ओके सर। लो अंकल पहुंच गए सोनवाड़ी। अभी किधर लेने का है? सीधा चलते रहो, आगे से राइट है पंकज कॉलोनी। બહુ મોડું થઈ ગયું, 1:30 बज रहे। मुझे क्या बोल रही हो? इसकी रिक्शा बंद पड़ गई ना। अरे अंकल जानबूझ के थोड़ी ना रिक्शा बंद किया है, होता है कभी कभी। वैसे भी आपको दूसरा रिक्शा नहीं मिला ना। साहब उस तरफ चोर है साहब। साहब के हाथ में चाकू बंदूक है और चड्डी बनियान वाले हैं साहब। साहब जल्दी चलिए। बचाओ कोई है? जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ इन्हें। राउत, ये लोग सोनवाड़ी एरिया में जल्दी आ जाओ, जंगल की तरफ भागे ये लोग। एक वृद्ध जोड़े को लूट कर उन्हें घायल कर चड्डी बनियान गैंग फिर एक बार फरार हो गया था। फिर एक बार पुलिस के हाथों से बच निकला था, पर इस बार पुलिस ने ठान लिया था कि वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। घायल जोड़े को हॉस्पिटल भेजा गया और फिर कंक्रीट जंगल के इन सिपाहियों ने घने जंगल में छिपे दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मारने का इरादा बना लिया। उस रात जंगल में कभी जिंदगी फिसली तो कभी मौत। नीचे झुको। लगता
लगता है कट्टों की गोलियां खत्म हो गई है। जब तक कोई भागने की कोशिश नहीं करता कोई फायर नहीं करेगा। सर इशारों में बातें हो रही है, सब अलग अलग है। भागने का प्लान बन चुका है। राउत, वारकर और शेख सीधा फायर कर देना। मैं और सोलंकी राइट से कवर करते हैं। शिंदे, प्रकाश और परब लेफ्ट से कवर करना। मूव। फायर! शेख! राउत! सर पत्थर फेंक के मारा है। शिंदे, प्रकाश और परब दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं सर, आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिद मत करो, खून बहुत बह रहा है। मेरे साथ वारकर और सोलंकी रहेंगे। कुलकर्णी को बोला और फोर्स लेके जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। लेकर जाओ जल्दी। परब शेख उठा जल्दी। लगता है पांचों भाग गए सर। और पांचों भाग गए तो पत्थर किसने मारा? वो भी इस तरफ से। भागते भागते कोई पीछे की तरफ से पत्थर नहीं मार सकता। तुम्हारे पास गोलियां कितनी बची? 2 सर। सर मेरे पास सिर्फ एक है। मेरे पास एक भी नहीं। बंदूक में गोलियां नहीं थी, लेकिन दिल में साहस पूरी तरह से लोडेड था। एक ऑफिसर और एक कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन बाकी पुलिस वालों का हौसला बुलंद था। हेडक्वार्टर से एडिशनल मदद आई और मदद की कुदरत ने भी, जब सूरज की पहली किरणों ने इस रहस्यमय चड्डी बनियान गैंग का पर्दाफाश किया। पहले इनके थोबड़े धोते हैं, फिर इन्हें धोते हैं तबीयत से। नाम? दिलीप सुरवे। नाम? अनिल सुरवे। तेरा नाम क्या है? एकनाथ भोईर। बाकी के 2 लोग कौन थे? दिलीप, अनिल और एकनाथ। अभी अगर मैं तुम तीनों को जंगल वापस लेकर जाता हूं और तुम्हारे तीनों के भेजे में एक एक गोली ठोक देता हूं तो क्या होगा पता है? मुझे मेडल मिलेगा। अब तुम लोग तय करो, मुंह खोलना है या गोली खानी है। वर्कर तो सर जंगल जाने के लिए गाड़ी तैयार करो और साथ में हथियार भी लेना। औरंगाबाद। औरंगाबाद साहब। साली तू मेरा सगा भाई है क्या? माँ से पूछना पड़ेगा। ये भाई भाई का प्यार जताने के लिए जेल में बहुत टाइम मिलेगा तुम दोनों को। औरंगाबाद में कहाँ रहते हैं और नाम क्या है उनके? बता। बक्सोली गांव, औरंगाबाद। नाम है रत्न शिंदे और राजाराम शिंदे। वर्कर अनिल को लेकर जाना और एड्रेस लिखवा लेना। फोटो वोटो हुलिया वलिया जो भी निकलता है वो निकलवाओ और सबसे पहले औरंगाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो। चल दे। दिलीप और एकनाथ, तुम लोगों की कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि तुम्हारा काम ही बहुत कुछ बोलता है। पर एक बात मुझे जाननी है, जिस घर में चोरी करते हो उस घर की खबर तुम लोगों को देता कौन है? दो दिन तक कड़ी पूछताछ के बाद इस चड्डी बनियान गैंग का सरदार दिलीप सुरवे और उसका साथी एकनाथ दोनों बोले। उसी दौरान पुलिस ने औरंगाबाद से इस गिरोह के बाकी 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया। पहला घर बंगला था साहब। घर वाले ताला मार के निकल गए थे। वो बंगला मक्खन था साहब। इतना सामान ले गए, पक्का था लंबी छुट्टी पर गए हैं। आपके पास शिकायत करने आता कौन? काफी माल मिला था उस घर से। वो दूसरा घर परेश कॉलोनी वाला राजपूत का,
वो क्यों चुना? हमने नहीं चुना साहब, उन्होंने खुद ने चुना हमको अपने लिए। मतलब? मैडम जी फिनाइल वापरते हैं घर में? जी हाँ। ये देखिए, इससे फर्श बिल्कुल साफ लगेगा। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैम नया आया है बाजार में, दाम भी कम है बिल्कुल, देखिए। नहीं चाहिए, आप चाहिए। ठीक है मैडम। मैम पानी मिलेगा पीने के लिए थोड़ा? जी। हमने पहले ही देखा था कि उस बिल्डिंग का वॉचमैन सिर्फ रात को नहीं दिन को भी सोता है। मैं हर घर में सेल्समैन बन करके जाता था। अगले दिन अनिल गया। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैडम आपके घर में कंप्यूटर है? जी हाँ। तब तो आप ये पेन ड्राइव भी यूज़ करते होंगे? जी नहीं, मैं कंप्यूटर यूज़ नहीं करती, मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। मैम ये 16 GB का है, 400 रुपये में, और आज ऑफर है इस पर। जी मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, वो लेट आते हैं। अच्छा ये कैलकुलेटर ले लीजिए, घर में बच्चे होंगे ना, उनके पढ़ाई में स्कूल में काम आएगा। वो मैडम ने बातों बातों में मुझे बता दिया था कि घर पर पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता, और हमने उस रात हमला कर दिया। उसके बाद 3 महीने कहाँ गायब थे? औरंगाबाद। शहरों में सिर्फ हम अपने काम के लिए आते हैं, यहाँ की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी अपने को रास नहीं आती साहब। वो मॉडल कशिश, उसको कैसे निशाना बनाए? कान साफ कराएंगे भाई साहब? अबे दिखता नहीं है, ड्यूटी पर हूँ। अरे आप अपनी ड्यूटी करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। कोई नहीं आसपास देखने वाला, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल इधर आ जा, साइड में बैठ जा। कई दिनों से मैं उस मैडम पर नजर रखे हुए था। सुबह शाम 2 बार दौड़ लगाती। सुना था टीवी वीवी में भी आती है। सोचा वॉचमैन से थोड़ी जानकारी निकाल लूं, तब खुद उस मैडम ने ही जानकारी दे दी। वॉचमैन, मेरे फ्लैट का टैप लीक हो रहा है, किसी प्लम्बर को अभी भेज दो। प्लम्बर तो 10 बजे के बाद आएगा मैडम जी। लेकिन मेरी तो शूटिंग है 9:30 के बाद। कोई तो होगा ना घर पे मैडम जी। ना मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे प्लम्बर अभी चाहिए। बोलना, मैं 100 रुपया ज़्यादा दे दूँगी। मैं फ़ोन करता हूँ प्लम्बर को। हाँ। वैसे आपका फ्लैट नंबर कितना है मैडम जी? 6B403, चौथा माला। जल्दी भेज दो। हाँ भेजता हूँ। घरों पर डाके डालने से हटकर उस बुढ़े कपल को लूटने को क्यों सोचे? वो सोच के नहीं किया था सर। तो उस बिल्डिंग में हमने 2 फ्लैट देखे थे, पर उस बिल्डिंग में हम लोग घुस नहीं पाए। आप लोगों ने इतनी फील्डिंग जो जमा करके रखी थी। साला मच्छरों की तरह बनना रहे पुलिस वाले। लगता है वापस लौटना पड़ेगा। दादा खाली हो जाएंगे क्या? अभी ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो पकड़ा जाएगा। एक काम करते हैं, सड़क पर चलते हैं, क्या पता कोई मिल जाए। लगता है ऊपर वाले ने तेरी अर्जी सुन ली। देख क्या हलवा तोहफा भेजा है हमारे लिए। वो लोग बूढ़े थे, बेबस थे, और तुम लोगों ने उन पर चाकू से हमला किया। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और लाख कोशिश के बाद भी जब उंगली सीधी नहीं होती तो क्या करते हैं पता है? उस उंगली को काट देते हैं। और तुम लोग इस समाज की वो टेढ़ी उंगली हो। तुम्हारी फितरत ही कुत्ते की दुम की तरह है, हमेशा टेढ़ी। तकदीर भी तो हो सकती है टेढ़ी। हम जहां से आए हैं, जो हमारी कहानी है, वो आपकी थोड़ी है। बोलना आसान है साहब, टेढ़ा मेढ़ा सीधा, लेकिन जीना एक अलग चीज है। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने को जीना नहीं कहते दिलीप। तुम्हारी जैसी कहानी और लाखों लोगों की भी है, पर वो लोग अपनी कहानी को ढाल बनाकर जुर्म का सहारा नहीं लेते। तकदीर के साथ साथ एक और चीज होती है, मेहनत और नीयत, जो उन लाखों लोगों में है पर तुम लोगों में नहीं है। शुक्र करो कि कानून है यहां पर, जो तुम्हें सजा तो देता है पर सुधरने का एक मौका भी देता है। पर हमें मालूम है अपनी मजबूरी और हालात का बहाना बनाकर तुम लोग फिर चोरी करोगे, हम लोग फिर पकड़ेंगे, तुम फिर चोरी करोगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, हम पकड़ेंगे नहीं, सीधा ठोक देंगे। राउत, तगड़ा केस बनाओ इन सबके खिलाफ और पेश करो अदालत में। 5 आरोपियों को आईपीसी की धारा 326 घातक हथियार से या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, धारा 307 हत्या करने के प्रयास के लिए, धारा 394 लूट के दौरान जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, धारा 397 लूट या डकैती के इरादे से हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, धारा 459 किसी के घर में सेंध लगाने के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने के लिए,
और धारा 34 एक ही मंशा से जुर्म करने के तहत बुक किया गया है। चुराए गए कुछ गहने और कैश पुलिस ने बरामद कर लिए थे, बाकी गहनों की खोज अभी जारी है। खौफनाक चड्डी बनियान गैंग को पकड़ने में अपनी जान की परवाह ना करते हुए महाराष्ट्र पुलिस के दिलेर ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स ने अपनी ड्यूटी के प्रति अपनी निष्ठा का बेहतरीन प्रमाण दिया। क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश, देश के कई राज्यों में इस चड्डी बनियान गैंग के कई प्रकार हैं। इन डकैतों के बारे में कई अफवाहें हैं, कई काल्पनिक कहानियां हैं जो इन्हें राज में लिपटे एक गुप्त पंथ का दर्जा देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अन्य किसी भी क्रिमिनल की तरह इस गुट में भी वही लोग शामिल हैं जो मेहनत और ईमानदारी से नहीं बल्कि जुर्म के शॉर्टकट द्वारा अपना पेट और अपना व्यसन पालना चाहते हैं। इनका रौद्र रूप और विचित्र रिवायतें सिर्फ एक छलावा है आतंक का माहौल तैयार करने के लिए। जुर्म एक भेड़िया है जो अलग अलग रूप धारण करके हम तक पहुंचने के प्रयास में रहता है, लेकिन हमें मेमना नहीं बनना है, शेर की तरह डटकर उसका मुकाबला करना है। और इस लड़ाई में आप और हम पुलिस की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, चौकन्ने रहकर, सतर्क रहकर। सीसीटीवी कैमरास, डबल डोर्स, क्वालिफाइड सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी सुरक्षा जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही किसी अजनबी के साथ जरूरत से ज्यादा अपनी पर्सनल डिटेल डिस्कस करना भी अक्सर नुकसानदायक हो सकता है, जैसा कि इस केस में देखा गया। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।